नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी हलचल है। लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और विस्तार से ठीक पहले कुछ और फेरबदल भी हो चुके हैं। थावरचंद गहलोत की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हुई है, लेकिन वो कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। मोदी सरकार में गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। इस बीच सभी संभावित मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। जिनकी उम्मीद है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें जेपी नड्डा और बीएल संतोष की ओर से फोन किया गया। हालांकि ज्यादातर संभावित मंत्री दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं। जो यहां नहीं है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात होने की बात है। इस बीच जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर अभी चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहले बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार की बात अलग थी। केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं। बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक किया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, ऐसा सवाल मत है कि समझिए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बहुत दिलचस्प है जो नीतीश कुमार ने कहा। पिछली बार की बात बीत चुकी है, वो तब अध्यक्ष थे, अब उनको कोई जानकारी नहीं है, आरसीपी सिंह तय करेंगे। और ये भी कि वहां पर चल क्या रहा है इस खेमे में, जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, किस तरह की चर्चा या क्या मंथन है। नीतीश कुमार जाहिर है कि कुछ भी इस पर साफ नहीं कह रहे हैं, पर तमाम खबरें आ रही होंगी इस बारे में। नगमा, ये जो नीतीश कुमार ने आज बाइट दिया था, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट बिट था जो आपने शायद आपको नहीं मिला है, हमने प्ले नहीं किया है, उसमें ये था कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री तय करेंगे वो हमें मान्य होगा। यानी कि नीतीश कुमार का आप कह सकती हैं कि जो 2019 में स्टैंड था उससे उन्होंने अपना स्टैंड जो है काफी हद तक जो है अपने आप को लचीला रुख अपनाया है। क्यों? उसका एक कारण यह हो सकता है कि नीतीश कुमार 2020 में बीजेपी से 30 से कम विधायक होने के बावजूद उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री माना था। उसके बाद शायद नीतीश कुमार को नहीं लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने 2019 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग करके अपना टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश की थी, आज उनका बार्गेनिंग पोजीशन 2019 की तरह है। क्योंकि बीजेपी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कम विधायक रहने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री माना है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को यह भी उम्मीद है कि जो सांकेतिक एक सीट दी गई थी उससे ज्यादा सीटें दी जाएंगी। क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि नीतीश कुमार का जो मूल जनाधार है वो अति पिछड़ा या आप गैर यादव पिछड़े वर्ग के लोग हैं या महादलित समुदाय के लोग हैं, तो उनको किस न किस तरीके से एकोमोडेट और एडजस्ट किया जाए और वो उसी आधार पर 1 या 2 से अधिक लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह चाहते हैं। अब ये सारा कुछ उन्होंने बीजेपी के ऊपर छोड़ दिया है और साथ ही साथ ये भी साफ किया कि जो उनकी बातें, उनके समय में जो बातें हुई, जो हुआ सो हुआ, और अब सारा कुछ जो है निगोशिएशन का जो जिम्मा है वो उनके जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उनके कंधों के ऊपर है। क्योंकि आरसीपी सिंह की एक छवि है कि वो बीजेपी से काफी करीब रहे हैं, पार्टी के अंदर काफी प्रो बीजेपी वो स्टैंड अपनाते हैं। तो अब उनके निगोशिएशन स्किल के ऊपर है कि वो आखिर कितने सांसदों को मंत्री बनवाने में कामयाब होते हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार उनकी पार्टी मंत्रिमंडल से बाहर नहीं रहेगी। यानी कि जब भी विस्तार होगा, जेडीयू के लोग, जेडीयू का सांसद उसमें शपथ जरूर लेगा। हाँ, एक बात को लेकर सस्पेंस अभी भी है कि आखिर कितने लोग वो शपथ लेंगे, लेकिन वो सारा कुछ बीजेपी के ऊपर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करेगा। नगमा, धन्यवाद मनीष। जैसा आपने पहले ही बताया कि सबसे अहम बात ये थी कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो मंजूर होगा। तो अब ये इस पर सब
कुल केंद्रित अब बात इसी मुद्दे पर है कि कितने मंत्री शामिल होते हैं जेडीयू से। इसके ऊपर अब बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा जेडीयू को। और अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु के पास। हिमांशु शेखर मौजूद हैं जेपी नड्डा के घर में। यहाँ पर कैबिनेट विस्तार की जो प्रक्रिया होनी है उसको लेकर संभावित मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने की खबर आ रही है। हिमांशु, तो कौन लोग पहुंचे, ये भी है बात कि ज्यादातर लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं, पर कुछ ऐसे चेहरे नजर आए, कुछ लोग वहां पर पहुंचे मुलाकात के लिए। देखिए, अब ये मोदी 2 गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, ये तय हो चुका है। और मेरे पास एक लिस्ट है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नेता हैं जो बीजेपी या उसके सहयोगी दल के हैं जो यहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, वो दिल्ली में हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के नाम की भी चर्चा है, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल दिल्ली में हैं, पंकज चौधरी, रीता बहुगुणा जोशी जो अभी मंत्री हैं यूपी सरकार में, रामशंकर कठेरिया, उनके भी आने का दिल्ली कार्यक्रम बन रहा है। वरुण गांधी दिल्ली में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरसीपी सिंह का आपने पहले ही बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है, वो दिल्ली में हैं चर्चा के लिए बीजेपी लीडरशिप के साथ। इसके अलावा जेडीयू के कुछ दूसरे नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस भी दिल्ली में हैं और ये संकेत उनके दफ्तर से दिया गया है कि उन्हें भी दिल्ली में रहने को कहा गया है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से। राहुल कांसवा का भी नाम है। सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन होगा, ऐसा संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। मोदी 2 सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। आपको याद है कोरोना संकट के दौरान जो 17-18 महीनों में मोदी सरकार को कई मोर्चों पर चुनौतियों को झेलना पड़ा है, और प्रधानमंत्री अब इस कैबिनेट एक्सपेंशन और रिशफल के जरिए अपनी सरकार की छवि बदलना चाहते हैं। और इस दिशा में पिछले 3-4 हफ्तों में उनकी कई दौर की बातचीत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हुई है और सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई है। खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री कुछ मंत्रालयों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। संभव है कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर जाने को भी कहा जा सकता है। कई नए चेहरों को सरकार में शामिल करने की चर्चा है। इसमें एक और पहलू भी है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है मोदी सरकार में वो बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल में जिन नेताओं ने मेहनत की है, पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा था विधानसभा में, संभव है कि पश्चिम बंगाल से भी जो प्रतिनिधित्व है मोदी सरकार में वो बढ़ सकता है। कुछ सहयोगी दल हैं, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जिस तरह का घटनाक्रम रहा है लोक जनशक्ति पार्टी में, पशुपति पारस को भी संकेत दिया गया है अभी दिल्ली में रहे, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई समय उन्हें बताया गया है या ये जानकारी सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर दी गई हो कि कितने मंत्रियों को प्रधानमंत्री शामिल करेंगे। लेकिन इतना तय है, जो जानकारी अब तक आई है, कि ये अब तक का मोदी 2 गवर्नमेंट का पहला बड़ा कैबिनेट रिशफल और एक्सपेंशन एक्सरसाइज है। और इस पूरी प्रक्रिया के जरिए प्रधानमंत्री अपने सरकार की जो छवि है उसको सुधारना चाहते हैं और नए सिरे से सरकार के सामने जो चुनौतियां रही हैं कोरोना संकट के दौर में, उससे कैसे निपटा जाए, इसकी एक नई रणनीति बना रहे हैं। और ये रिशफल जो है वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है। नगमा, धन्यवाद हिमांशु। रिशफल उसी रणनीति का हिस्सा है। सबसे बड़ा कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है मोदी सरकार का। और इस वक्त अखिलेश मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए। स्वागत है आपका अखिलेश। और ये समझाइए कि ये जो एक्सपेंशन है वो इस समय इसको क्यों चुना गया, जैसा अब हिमांशु बता रहे हैं कि सबसे बड़ा एक्सपेंशन है और इसमें रिप्रेजेंटेशन वेस्ट बंगाल से ज़्यादा हो सकता है, वहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो अब तक नहीं हुआ था, अभी ऐसी क्या ज़रूरत है? क्या ये छवि सुधारने के लिए है या लोगों को अकोमोडेट करने के लिए? देखिए, कई सारे कारण हैं नगमा। पहला कारण तो ये है कि कई मंत्री पद खाली हैं। जब 2019 में सरकार बनी थी तब जो संख्या थी, जो आकार था मंत्रिपरिषद का, उससे अब काफ़ी कम हुआ है। जैसा कि रामविलास पासवान का निधन हुआ, शिवसेना बाहर चली गई है, इससे टीडीपी से नहीं रही है और अकाली दल इससे बाहर जा चुका है, तो ऐसे में संख्या जो है वो कम हुई है। दूसरी बात ये कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालयों का भार है, तो ऐसे में उनका भी जो भार है वो हल्का करने की बात हो रही है, इसीलिए एक कारण ये भी बताया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि कोरोना का जो संकट काल रहा उसने एक मौका दिया है कि परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी जो प्रदर्शन क्षमता थी या कहें कि प्रदर्शन था वो ठीक नहीं रहा और उसका लगातार आकलन हुआ है, तो शायद ये भी एक कवायद है ताकि जो सरकार की छवि को डेंट लगा है, नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई हो सके। और चौथा कारण है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को खासतौर से संदेश देना
और साथ ही पश्चिम बंगाल को भी संदेश देना कि बीजेपी को चाहे वहां पर जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन फिर भी बीजेपी की प्राथमिकता में पश्चिम बंगाल है, तो इसलिए वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन देना यह भी एक इसका कारण होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों से वादा किया गया था, जिनको तो तोड़ करके कांग्रेस से लाया गया, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसी बिना पर लाया गया था कि आपके लोगों को राज्य में और आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, तो वो वादा भी पूरा करना है, ताकि जो नए ऐसे जिनको अगर आपको तोड़ना हो तो आप उनको बता सके कि हम वादा पूरा करते हैं। तो ये सारी बातें जिसके चलते ये मंत्री परिषद का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि कल शाम को या फिर परसों सुबह ये विस्तार हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया गया था तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे अब जो सहयोगी हैं उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस का नाम आया है, अकोमोडेट करने की कोशिश उनको होगी क्योंकि वहां पर भी काफ़ी टूट फूट और हलचल चल रही है पार्टी में। इसके अलावा जो कुछ बदलाव देखे गए हैं कि कुछ लोगों के मंत्री पद गए और उनको गवर्नर बनाया गया, जैसे थावरचंद गहलोत, ये जो मूवमेंट्स हुआ है इस समय, उसका कारण भी क्या रहा? देखिए, थावरचंद गहलोत 73 वर्ष के हो चुके थे और दूसरी बात यह कि पार्टी में करीब करीब सारे पदों पर वो रहे हैं। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, राज्यसभा में सदन के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी थे और बीजेपी में भी संगठन में जब थे तो कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। अब एक उम्र का भी एक कारण था, थोड़ा स्वास्थ्य का भी कारण था। ये सारे कारण मिलाकर के उनको जो है राज्यपाल की भूमिका पार्टी की ओर से दी गई है। लेकिन 70 से ऊपर के ऐसे 3-4 मंत्री हैं जिनके भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह है, जिसमें कि वीके सिंह, संतोष गंगवाल, प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही सोम प्रकाश। तो ऐसे 4 लोग हैं कम से कम जो 70 साल से ऊपर के हैं। संतोष गंगवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश से उनकी जगह पंकज चौधरी को लाया सकता है, जो कि महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो वो जाति को भी संतुलित करते हैं, क्षेत्र को भी संतुलित करते हैं और उत्तर प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं। ये तमाम अटकलें ही, हम किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश को खास रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। चुनाव को देख के बंगाल में प्रदर्शन अच्छा रहा है तो उसको भी इस बात का एक तरह से पुरस्कार मिलना है। अब अखिलेश, एक बात और कि ये अब इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। जो शुरुआत में पूरी एक इस गवर्नमेंट की ये कोशिश रही थी कि कम गवर्नेंस रखें और लोग कम रखें, उसके उलट अब ये काफ़ी बड़ा और सबसे बड़ा मंत्रिमंडल होगा इनके मोदी सरकार। जो पहला इनका कार्यकाल था मोदी 1.0, उसमें ज्यादा मंत्री थे, उसके बनिस्बत 2.0 में कम मंत्री रखे गए और अभी 53 मंत्री हैं कुल, 81 कुल हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर 15 से 20 नए चेहरे अगर जोड़े जाएंगे तो कई मंत्रियों की छुट्टी भी होगी, जिसमें से आज एक थावरचंद गहलोत की छुट्टी हो चुकी है। ऐसे कल परसों में हमें मालूम पड़ जाएगा कि कुछ और भी जो मंत्री उनको ड्रॉप किया जाएगा। खासतौर से राज्य मंत्रियों में एक बड़ी संख्या होगी जिन्हें ड्रॉप किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश की हमने बात की, थावरचंद गहलोत मालवा इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप सिंधिया को बना रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया 2 लोग ग्वालियर चंबल इलाके से हो जाते हैं, लेकिन मालवा फिर आपका छूट जाता है। तो मालवा से फिर आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तो ये भी देखने की बात होगी। अभी थावरचंद गहलोत का 3 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, तो दिनेश त्रिवेदी जो कि टीएमसी से आए हैं या जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से आए हैं, अगर उनको आपको एडजस्ट करना है तो वो 3 साल के लिए मंत्री सांसद भी बन सकते, तो इसलिए वो भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। खंडवा जो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है, वहां पर बाईपोल होना है, तो अगर मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय को आपको मालवा से रिप्रेजेंटेशन देना है तो वहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके विधायक सांसद बन सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन है जिस पर की चर्चा मुझे लगता है कि हो चुकी है, करीब करीब लिस्ट बन चुकी है और अब सिलसिला भी शुरू हो गया है इन तमाम लोगों का दिल्ली आने का। और जेपी नड्डा से मिलेंगे, BL संतोष से इनकी मुलाकात होगी, या कल शाम को या फिर परसों सुबह शपथ लेंगे। जी, तो कल शाम या परसों सुबह ये शपथ भी हो सकती है, यानी कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो है बहुत जल्दी ही होने वाला है। तमाम मंत्री यहाँ पहुंच गए। धन्यवाद आपका अखिलेश। तमाम तरह की इस वक्त जोड़ तोड़ कैलकुलेशन से देखे जा रहे हैं कि कहाँ से क्या रिप्रेजेंटेशन हो, किसको जगह दी जाए। और नारायण राणे भी इस बीच दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अटकलें हैं कि वो केंद्र में मंत्री बनाए जाने वाले हैं। राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहां पर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों की चर्चा जोरों पे है, कभी नरम कभी गर्म। नारायण राणे की बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस पे। न्योता मिला है आपको मुंबई से दिल्ली आने? मैं MP हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष? अरे विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ।
लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कल शाम पटना में कुर्ते की खरीदारी में नजर आए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को बीजेपी नेतृत्व से आश्वासन मिल गया है कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो कहने लगे राज को राज ही रहने दिया जाए। क्या अमित शाह जी का भी फोन आया था? काफी चर्चा है। मैं तो भीड़ में फंसा हुआ था, मुझको पता नहीं है कि अमित शाह जी का टेलीफोन आया था कि नहीं था। हो सकता आया भी हो, वैसी बात हुई। हमारी कोई बात नहीं होती है, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। वैसी बात होगी तो उनका टेलीफोन आएगा, मैं बात कर लूँगा। नहीं, पूरा आपका मीडिया में चर्चा है कि आपसे बात हुई है, मतलब अब कुछ राज को राज रहने दीजिए। शपथ ले रहे हैं? अरे राज को राज रहने दीजिए, चलिए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 गुटों में बंट चुकी है, वहां पे बयानबाजी शुरू हो गई। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वो अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी उन्हीं की है और समर्थन भी मेरे पास है। किसी को भी बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के मंत्री बनाना गलत है। देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोगों के सामने दोहराना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूंगा कि वो इस बात को चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोलें और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। वो सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर पहुंचे हैं। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक लंबे समय से टकराव है। मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके सामने सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों पेश हुए थे। कमेटी ने राज्य के और भी कई विधायकों और सांसदों से बात की थी। इसके बाद सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। बिल्का जी, आज की बात माने कि आज फाइनल सब कुछ तय हो जाएगा? बिल्कुल, आज सारा तय हो जाएगा और अभी 5:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और उसके बाद सब लोग मैदान में उतर आएंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सिद्धू की तरफ से अभी भी बयान आ रहे हैं, क्या कहना आपका? देखो, मैं समझता हूँ कि हाईकमान के पास सारी चीज़ें पहुँची हुई है। हाईकमान ने फाइनली आज रोल सबके तय कर देने हैं और क्या कैबिनेट में जो रिशफल होना है उसके बारे में और उसके अलावा जो पार्टी में रिशफलिंग होना है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो आज डिसाइड हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो तमाम मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, पीसीसी पद को लेकर एक जो गतिरोध है बना हुआ है, क्या आप लोग मानेंगे अगर सिद्धू को चीफ बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो? हाईकमान का जो आदेश होगा, सोनिया गांधी जी ने आज फाइनल अपना आदेश जारी कर देना है
और उसके बाद किसी तरह की किसी को भी कोई परेशानी नहीं। आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सुनी जा रही है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का वर्कर हूँ, मुझे सिर्फ वर्कर के तौर पे ड्यूटी करनी है। आगे उन हाईकमान का काम है कि वो क्या रोल किसी को देते हैं, जिसको भी कोई रोल देंगे वो सब लोग अब भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जी शुक्रिया। तो ये राजकुमार विरका हैं जो बता रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से वो सभी मानेंगे और इनको इस बात का भरोसा है कि आज ये समस्या है जो पंजाब में गतिरोध चला आ रहा है लंबे समय से, वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमाशंकर सिंह। उमा, काफ़ी हलचल है इस समय। एक बार फिर से 10 जनपद पर अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जैसा आपको राजकुमार विरका बता रहे थे, ऐसे ही शायद कांग्रेस के तमाम सिपाही इंतजार में हैं कि आला कमान का क्या फैसला होता है। अब इस मुलाकात के बाद क्या वहां पर खबरें निकल रही हैं, क्या हलचल है और क्या कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? सिद्धू भी मुलाकात करके जा चुके हैं, तो क्या उम्मीद है? जी देखिए नगमा, कई दौर की बातचीत हुई। पहले तो विधायकों से राय ली गई, पंजाब के तमाम जो मंत्री हैं वहाँ से आने वाले जो सांसद हैं उनसे राय ली गई। उसके बाद सिद्धू को बुलाकर पूछा गया, फिर कैप्टन से 3 सदस्यीय कमेटी ने बात की, फिर कैप्टन दोबारा भी आए, उसके बाद सिद्धू आए, प्रियंका और राहुल गांधी से मिले और आज कैप्टन यहाँ पर पहुँचे हैं सोनिया गांधी के यहाँ। तो ये माना जा रहा है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उसके बाद जो तमाम सलाह मशवरा के बाद आज फाइनल डिसीजन हो जाना है कि किसकी भूमिका क्या होनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिद्धू, जो कि पीसीसी चीफ बनने के लिए लगातार जोर डालते रहे हैं, क्या उनको पीसीसी चीफ बनाया जाता है तो कैप्टन मानेंगे? और अगर कैप्टन नहीं मानते हैं तो फिर सिद्धू को की भूमिका जो है वो क्या होगी? ये कहा जा रहा है कि सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने की एक बात है और साथ में कैंपेन कमेटी का जो चीफ है वो बनाने की बात है। तो क्या इस फॉर्मूले पे समझौता होता है या नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन ये संगठन के बदलाव की बात है। जहां तक कैबिनेट रिशफल की बात, जैसा कि अभी विरका जी कर रहे थे, उसमें भी बड़ा पेच है। देखिए कि जो वहाँ पे जो जट सिख हैं उनकी जो तादाद है उसमें 7 वहाँ पे मिनिस्टर हैं, लेकिन जो दलित समुदाय के 10 एमएलए आते हैं उनमें एक भी वहाँ पे मिनिस्टर नहीं है। तो दलित समुदाय में इस बात को लेकर खासी नाराज़गी है और ये भी एक असंतुलन की बात है। तो इतना ज़रूर है कि जो कैप्टन ने जिस तरह से मंत्रिमंडल अपना रखा है या जिस तरह से अफसरशाही की नियुक्ति की है, वहाँ पे पॉलिटिकल नियुक्तियाँ की है, उसको लेकर भी एक नाराज़गी वहाँ के एमएलएज की है, जिसको टैकल करना है कांग्रेस हाईकमान को। तो दोनों ही तरफ से बैलेंस करने की कोशिश होगी सोनिया गांधी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल यही कि सिद्धू की भूमिका क्या होगी। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। सिद्धू की भूमिका क्या होगी और भूमिका जो भी तय की जाती है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंजूर होगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और दोनों साथ रहें, नहीं तो कांग्रेस के लिए वहां पर संकट बढ़ सकता है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, वरना उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा। बड़ी बात है कि ये सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादे थे। हम तो उसको याद करवा रहे हैं कि जो लोगों के साथ आपने किए हुए वादे हैं उनको निभाओ। नहीं निभाओगे तो आप कैसे लोगों का सामना कैसे करोगे? आपका विद्रोह होगा, गांव में आपको कोई घुसने नहीं देगा, जैसे बीजेपी के लीडरों को पंजाब और हरियाणा में कोई घुसने नहीं देता। अगर वादे पूरे नहीं करोगे तो यही बात हम कह रहे हैं कि कैप्टन साहब वक्त बहुत गुजर चुका है, बहुत सारा पानी जो है ये इसके ब्रिज के नीचे से बैठ चुका है। अब वादे पूरे कीजिए, वादे करने का टाइम है। एक जैसे गवर्नर का राज है वैसे चल रहा है, कांग्रेस के वर्कर की या एमएलएस की तो कोई सुनवाई नहीं है। तो इतनी देर तो कैप्टन साहब जो मैं समझता हूं कि उन्होंने सुनवाई की नहीं, अब थोड़ा सा उठे हैं, देखिए अब क्या करते हैं। और लगातार नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह सरकार पर हमले करते रहे हैं, खास करके बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली के वादे को लेकर निशाना साधा है और लिखा है कि मुफ्त बिजली के खोखले वादों का कोई मतलब नहीं है जब तक पंजाब विधानसभा में नए विधेयक के जरिए बिजली खरीद समझौतों को रद्द न किया जाए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली महज एक कल्पना है जब तक बिजली खरीद समझौतों के गलत प्रावधानों से पंजाब बंधा हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कई राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं, लेकिन सबसे अहम नाम है थावरचंद गहलोत का, जिन्हें मोदी सरकार से निकालकर कर्नाटक भेजा गया है। कई और राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट से छुट्टी उनकी हो गई है और वो कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो पहले हरियाणा में थे और अब उन्हें त्रिपुरा भेजा गया है। रमेश बैस जो त्रिपुरा में थे वो अब झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल में थे और अब उन्हें हरियाणा भेजा गया है। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम से गोवा गए हैं। हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से बात की है सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त थावरचंद गहलोत साहब के साथ में हैं। बड़ा राजनीतिक अनुभव, बहुत ग्राउंडेड पॉलिटिशियन, केंद्र में मंत्री रहे हैं और अब इनको नई जिम्मेदारी मिली है। सर को कर्नाटका का राज्यपाल बनाया गया है। वो अभी तक केंद्र में मंत्री थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सर, नई जिम्मेदारी मिली है, एक अपने बीजेपी में इतना लंबा काम किया है, बहुत सारे पदों पर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। ये जो नई पारी आपको जिम्मेदारी दी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? मैं सुखद अनुभव कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने और वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे कर्नाटक के राज्यपाल का दायित्व सौंपा है। मैं खुश हूँ। मैं इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो दायित्व मुझे दिया है उस पर खरा उतरूंगा। सर, अब कैबिनेट विस्तार होना है और अब आप कर्नाटका में आए तो अब आपको इस्तीफा देना होगा बीजेपी की सदस्यता से भी और हाउस की सदस्यता से भी। मैं कल अर्थात 7 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्यता से, राज्यसभा के सदस्य पद से, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दूंगा और जो नया दायित्व मिला है उसको निभाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। सर, आपने इतना लंबा काम किया बीजेपी में, टिकट्स भी दिए, बहुत सारे कमिटीज़ के, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के सदस्य रहे, इंचार्ज रहे बहुत सारे स्टेट्स के। इस जर्नी को आप देख के संतुष्ट हैं? पीएम ने जब आपको नया दायित्व दिया कि आपसे बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जो मुझे दायित्व दिया मैंने पहले ही बताया कि मैं उससे खुश हूँ, उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। इसके पहले भी जो दायित्व मुझे दिए गए मैंने परिश्रम के साथ उनको पूरा करने का प्रयास किया। अभी तक जो दायित्व मिले हैं मुझे, मैंने सब पर काम किया है और आगे भी करूँगा। कर्नाटका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, वहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें भी होंगी, चुनाव भी होंगे आगे, और वहाँ पर आपके लिए भी सब कुछ सामान्य तौर पर चलाने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। देखो, राज्यपाल के दायित्व को निभाने की दृष्टि से संवैधानिक मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं में रहते हुए जो विषय हमारे सामने आएंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमसे बात करने के लिए। थावरचंद गहलोत साहब जैसे सरलता से वो हमेशा बात करते रहे, वैसी सरलता से बात की। उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं, वो बिल्कुल खुश हैं अपने नए दायित्व को लेकर के। सर कल अपना रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद कर्नाटका में राज्यपाल के तौर पर अपना शपथ लेंगे। सहयोगी मोहम्मद मुर्शलीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच जो कई नाम है उसमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है और आपको भी सीधे ले चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं ज्योतिरादित्य। मैं महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है। दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए? कि नहीं आपको नहीं, मेरा दोनों समाप्त हुआ तो मैं कोई अपडेट? क्या हाल है तुम लोग? सब मास्क ऊपर करो।
चलो देखना ट्राइपॉड ज्योतिरादित्य सिंधिया से तमाम पत्रकारों ने सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि अभी वो कुछ नहीं कहेंगे। और मंदिर जा रहे हैं वो उस पर पूछा जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है और मंदिर जाना उनका नाम जो है वो उस लिस्ट में है शायद, और काफ़ी संभावना है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो ये वादा किया गया था कि वो मंत्रिमंडल में होंगे और ये वादा पूरा होना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विस्तार हो रहा है मंत्रिमंडल का उसमें जरूर होंगे। तो वो तमाम संभावित चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं उनमें से बहुत सारे दिल्ली में हैं और जो नहीं है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। आगे खबरों पे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सत्र शुरू होने के पहले बीजेपी ने अपने 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। विधायक बैनर पोस्टर के साथ सीढ़ियों पर बैठे एक समानांतर सदन चलाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में भी बीजेपी कार्यकर्ता अपने विधायकों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को कल 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। बीजेपी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है और विपक्ष की ताकत को कमजोर करने वाला बता रही है। जिस प्रकार से कल 12 लोगों को सरकार ने सस्पेंड किया, सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, मराठाओं के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो सरकार जवाब नहीं दे सकती। इसलिए हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। और आज जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए। और इसलिए हमने तय किया हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है, हम अब मीडिया रूम में यहां आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे और इस सरकार का नकाब फाड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों को यहां बाहर निकालेंगे। अगर विधानसभा में हमको ये बैठने नहीं देते तो जनता के बीच जाकर हम इस सरकार का बुर्खा फाड़ेंगे। हम यहां पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो इस पर से पर्दा हटाएंगे और दूसरे ये भी कि एक समानांतर विधानसभा वहां चल रही है। अब आगे कोविड की खबरों पे पढ़ते हैं। कोविड के मामलों में कमी आई है और इसलिए लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ढिलाई बरतना जो वो महंगा पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में राहत देने का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और राज्य में 6 से 7 लाख टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। अच्छा मौसम है, कोरोना के केसों में कमी आई है और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग घूमने निकल पड़े। राज्य के शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। कुल्लू और मनाली में पर्यटक प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। तो इन चारों जगहों की तस्वीरें आपने देखी कि भीड़ किस तरह से बढ़ी है। हिमाचल में इस बढ़ी हुई भीड़ पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हिल स्टेशन की यात्रा करने वाले लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड को देखते हुए जिस तरह की का आपका बर्ताव होना चाहिए, यानी मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, ये सब करना चाहिए, लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कोरोना प्रतिबंधों में ढील के फैसले को फिर से रद्द किया जा सकता है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो, और यही कंटिन्यूड बेसिस पर कम्युनिटी सपोर्ट की हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, ये जो भीड़ बढ़ रही है इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है, बल्कि हमने दिल्ली में भी देखा कि कई बाजार जो खुले वो बंद करने पड़े, चाहे वो लाजपत नगर हो या फिर वो दिल्ली की रूई मंडी हो। तो इन तमाम जगहों में फैसले वापस लिए जा रहे हैं। जो हिल स्टेशंस पर भीड़ है वो भी काफ़ी है और जाहिर है कि लोग परेशान हो चुके हैं, तो जब निकल रहे हैं तो सारे नियमों को भूल जा रहे हैं। ऐसे में
इन फैसलों को वापस भी लिया जा सकता है, ये खतरा बना हुआ है क्योंकि जो तीसरी लहर है उसका संकट भी अभी सर पर है। निश्चित तौर पे, और ये हमने पहली लहर के बाद भी देखा था कि दूसरी लहर जब आई तो उसके पीछे भी ये भी वजह बताई गई थी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने नहीं अपनाया और उसके बाद जो मंजर देखा वो सबने देखा है। तो कोशिश ये है कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से ये लोगों को ये बताया जा सके कि अभी खतरा टला नहीं है। जिस हिसाब से मामले भी आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी गिरावट नहीं है जिसमें हम बहुत संतोष महसूस कर सके। और इसी के मद्देनजर ये कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि लोगों को ये बताया जा सके कि आप तमाम एहतियातन कदम जो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग हो या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, उसको जरूर अपनाएं। और साथ साथ राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके यहाँ कोई भी जो जहाँ कहीं से भी जा रहा है, अगर वो पर्यटक स्थल है या पर्यटन स्थल है, तो वहां पर किस तरीके से इन सब चीजों का पालन हो रहा है। एक गुजारिश वो लोगों से भी कर रहे हैं कि लोग ये सारी चीजें जो है वो पालन करें। दूसरी तरफ राज्य सरकारों से भी गुजारिश इस बात को लेकर है और समय समय पर चिट्ठी भी लिखी जा रही है और अभी भी चिट्ठी लिखी गई है कि अगर आपके यहाँ इस तरह की भीड़ भाड़ है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया जा रहा है, तो इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा सके कि ये तमाम चीजें पालन की जाएं। अगर नहीं पालन करने की सूरत हाल में तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता है। और स्वास्थ्य मंत्रालय चाहती है कि लोग इस मामले में अवेयर रहे कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम से भी, तो ये तमाम चीजों का पालन करें, नहीं तो फिर तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो पॉजिटिविटी रेट का भी मामला है, वो 73 जिले ऐसे हैं देश के जहां पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और उन डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा गया, जिन राज्यों की ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, ताकि वहां पर वो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की बात हो या टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो या फिर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने की बात हो, ये तमाम जरूरी एहतियातन कदम उठाए जाए। शुक्रिया आपका परिमल। ये बात बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो संकट है कोरोना का वो टला नहीं है। पहली बार के बाद भी जो थोड़ी राहत मिली थी, उसके बाद दोबारा हमने देखा कि बहुत ही खतरनाक तरीके से वापस कोरोना की लहर आई और अभी भी जो वेरिएंट्स हैं कोविड-19 वायरस के वो काफ़ी हैं। ऐसे में जब राहत महसूस होती है तो लोग घूमने निकले हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क लगाना, लोगों से भीड़ से दूरी बनाए रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, नहीं तो ये राहत जो दी जाती है वो वापस भी हो सकती है। और अगली खबर पे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। ऐसे में यहाँ पर भी बाज़ारों में काफ़ी भीड़ आने लग गई है। हालांकि प्रशासन ने मार्शल और पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की 54 टीम बनाई है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नज़र रखें, चालान कट रहे हैं। स्थानीय लोगों और इस टीम के बीच काफ़ी नोकझोंक भी होती दिखाई दी है। थिएटर हैं, पब्स हैं और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा लगभग सब कुछ खोला गया है, कुछ बंदिशों के साथ। देखते हैं नेहाल किदवई की रिपोर्ट। तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुला तो भीड़ बेकाबू होते दिखी। अब भी शहर में रोज 500 से ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्क न पहनने की लोगों के पास अपनी वजह होती है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनना? मास्क पहनने में क्या परेशानी है? नहीं साहब, थोड़ा सर्दी के आया इसलिए साफ करने वास्ते निकाला था, दूसरा कुछ भी नहीं। आप पहनेंगे? पहनते कंटिन्यू, 2 डबल है सर, डबल है। मास्क न लगाने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है, तो वहीं जिन दुकानों पर भीड़ होती है चालान उनका भी कटता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां काम करने वाले सुरक्षित रहें, हर इंसान सुरक्षित रहे, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। आए चालान काटा और चले गए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है, उसके बाद दुकानें खुली हैं, ऐसे में बाजार में भीड़ काफ़ी है, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि ये विशेष अभियान उनकी हिफाजत के लिए चलाया जा रहा है। ऐसे में संघर्ष की जगह वो सहयोग का रास्ता अपनाएं। These teams are basically
are deployed. हमने इन सबों की तैनाती भीड़-भाड़ वाले बाजारों और ऐसी दूसरी जगहों के साथ-साथ मुख्य सड़कों पर भी कर रहे हैं ताकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। Or where the movement of the population is more. ऐसी कुल 54 टीमें बनाई गई, यानी शहर के सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 टीम। इस बार ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV, इंडिया।